हेलो दोस्तों, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हमारे YouTube चैनल द फैक्ट ऑफ हिस्ट्री पर एक ऐसी जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसी जाति के बारे में चर्चा करेंगे जो इतनी क्रूर थी कि भूख लगने पर उस जनजाति के लोग इंसान को 3 मिनट में खा जाते थे और प्यास लगने पर घोड़े के पैर की नस काटकर उसका खून पी जाते थे। बर्बर दिखने के लिए वो कभी नहाते नहीं थे और हमेशा एक स्थान पर कभी नहीं टिकते थे और एक दिन में 300 मील दूरी पैदल तय कर लेते थे। तो चलिए हमारी इस आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम मंगोलों का भारत में आक्रमण के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें मंगोल एक ऐसी क्रूर जनजाति थी, ऐसी क्रूर जाति थी जो किसी राज्य को जीतने के बाद वहां की जनता को मार काट करके जन शून्य बना देती थी। भारत अपनी प्राकृतिक सीमाओं के कारण अधिकांश दौर में बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहा है, मगर भारत के उत्तर पश्चिम में जो सीमा है वो हमेशा असुरक्षित रही है। भारत के उत्तर पश्चिम से हुनों, सीथियानों और तुर्कों ने हमला किया और उसके पहाड़ी क्षेत्रों से दर्रों से होते हुए भारत में प्रवेश किया। इनमें से सबसे क्रूर जनजाति थी, इसमें से सबसे क्रूर जाति थी मंगोल, जो कहते हैं कि भूख लगने पर इंसान को 3 मिनट में खा जाते थे और प्यास लगने पर घोड़े की पैर की नस काटकर उसका खून पी जाते थे। बर्बर दिखने के लिए वो कभी नहाते नहीं थे। शुरुआत में मंगोल चीन के गोबी जंगलों के अंदर निवास करते थे। मंगोल जाति एक दब्बू और डरपोक जाति हुआ करती थी। उसके बाद वहाँ का सरदार चंगेज खां बना और उसके पूरे चाल चलन को चेंज कर दिया था और चंगेज खान ने यसक नाम का एक धर्म और संविधान लिखा। मंगोल जाति शुरू में हड्डियों से बने हुए हथियार इस्तेमाल करती थी। मंगोल लड़ाके कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते थे, वो चलते रहते थे और मंगोल ऊंटों की खाल से बने हुए तंबुओं में रहते थे। विश्व में मंगोल एक ऐसी जाति है जो एक दिन में 300 मील पैदल चलकर दूरी तय कर लेते थे। मंगोलों का नेता चंगेज खान का नारा था कि हम जीते या हारे मगर वहां पर हमारा जीन जरूर छोड़कर जाएंगे। भारतीय इतिहास में खिलजियों का सबसे महत्वपूर्ण काम मंगोलों को भारत से सुरक्षित करना ही था। अगर ये मंगोल भारत में घुस आते तो भारत के भूगोल के साथ यहाँ के निवासियों के चेहरे का भूगोल भी बदल जाता। मंगोलों का सरदार चंगेज खान खुद को ईश्वर का अभिशाप कहने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। दिल्ली में मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के साथ शासन की स्थापना की। मंगोलों ने 1218 ईस्वी में खारिज साम्राज्य पर हमला कर दिया था। खारिज साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे संगठित, सबसे मजबूत साम्राज्य था। उसको हथियाने के बाद मंगोलों की शक्ति दुगनी हो गई थी। जाक्टिस से लेकर कैस्पियन सागर और गजनी से लेकर गजनवी से लेकर इराक तक फलते फूलते शहरों को मंगोलों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, तहस नहस कर दिया था, जन शून्य बना दिया था। मंगोलों के सामने अगर जानवर दिखे तो उनको भी जानवरों को काट कर, पेड़ दिखे तो पेड़ों को काट कर, मकान, घर, कुछ भी दिखे उन सबको तहस नहस करते हुए वो आगे बढ़ते थे। युद्ध के उपकरण के तौर पर मंगोल आतंक का उपयोग करते थे, जिससे आगे का राजा डर कर अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे। भारत में मंगोल का खतरा 1221 ईस्वी में आया, जब यहाँ का शासक इल्तुतमिश था। मंगोलों ने ख्वारिज्म साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसको जीतने के बाद वहाँ का युवराज वहाँ से जान बचाकर भागा और उसके पीछे चंगेज खान लगा। ख्वारिज्म साम्राज्य का युवराज जलालुद्दीन भागकर सिंधु नदी किनारे पहुंचा और वहां पर चंगेज खान और
जलालुद्दीन की सेना के मध्य युद्ध हुआ। जलालुद्दीन हार गया और अपने घोड़े को सिंधु नदी के अंदर उतार दिया और भारत में प्रवेश कर गया। मगर चंगेज खां वहां पर 3 महीने तक मंडराता रहा, उसके बाद वो वापस चला गया। अब सोचो, अगर चंगेज खां भारत पर आक्रमण कर देता तो क्या होता, कितना कत्लेआम करता, कितने लोग मारे जाते और पूरे फलते फूलते शहरों को तहस नहस कर देता। युवराज जलालुद्दीन सीधा इल्तुतमिश के दरबार में दिल्ली में पहुंचा और वहां पर उसे शरण के लिए इल्तिजा की, मगर इल्तुतमिश चंगेज खान के बारे में सुन रखा था तो उसने अपने शहर को बचाने के लिए मना कर दिया, शरण देने से मना कर दिया था। 1226-27 के अंदर चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका विशाल साम्राज्य अपने बेटों के अंदर बांट दिया था। मंगोलों ने भारत पर कई बार आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1241 ईस्वी में लाहौर पर हमला किया। वहां मंगोल सेनापति तेग बहादुर ने आक्रमण किया और वहां की जनता को जनशून्य बना दिया। वहां के राजा ने बलबन से मदद मांगी, मगर बलबन ने मदद नहीं की। 1245 ईस्वी में बलबन के कुछ समर्थक मंगोलों से जा मिले, जिसमें मुल्तान का शासक शेर खां भी था। बलबन ने अपनी कूटनीति और युद्ध नीति से मंगोलों को खदेड़ दिया था। बलबन ने मंगोलों को रोकने के लिए एक मजबूत सेना व्यास नदी के तट पर लगा दी थी। शासक इल खान हलाकू, जो उस समय हमला करके हलाकू खान ने वहां के 10 लाख लोगों को मार काट दिया था। कहते हैं कि जब हलाकू खान ने वहां पर आक्रमण किया तब वहां के लोगों को इतना काटा, इतना मारा कि वहां के लोगों के खून से वहां बहने वाली नदी का रंग लाल पड़ गया था। बलबन ने अपने कुछ गुप्तचर इराक के शासक हलाकू खान के यहाँ भेजे और कुछ गुप्तचर आसपास के मंगोलों के यहाँ भेजे, जिससे उसे जानकारी मिलती रहे कि कब मंगोल भारत पर आक्रमण करने के लिए अपनी रणनीति बनाए। जब हलाकू खान के दूत दिल्ली आए तो बलबन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और पंजाब के राज्यों पर मंगोलों का अधिकार रहने के लिए बड़ी आसानी से बलबन मान गया था। 1292 ईस्वी में हलाकू खां का पौत्र अब्दुल्ला अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा, लेकिन दिल्ली की राजगद्दी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के अधीन थी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को परास्त कर दिया और मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। जलालुद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला को अपना बेटा कहा और मंगोलों ने फिर कभी भारत पर आक्रमण न करने का निर्णय लिया और वहां से चले गए। किंतु कुछ समय बाद हलाकू खां का पौत्र उल्लूग खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, मगर जलालुद्दीन खिलजी ने उसको हरा दिया और उल्लूग खान ने अपने 4000 सैनिकों के साथ भारत में बसने के लिए सुल्तान से इजाजत मांगी और सुल्तान ने इजाजत दे दी। और आज भी उस जगह को जहां पर उल्लूग खान ने निवास स्थान बनाया उसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है और उन मंगोलों को नए मुसलमान नाम दिया गया और वह स्थान आज भी मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन चाहे कितना भी क्रूर शासक क्यों न हो, लेकिन उसने जीवन में एक बहुत ही अच्छा कार्य किया था। वो कार्य अपने सैनिकों सेनापतियों की मदद से मंगोलों के आक्रमणों को रोककर उन्हें खदेड़ा। अगर अलाउद्दीन खिलजी यह काम करने में असमर्थ हो जाता तो आज यहाँ का भूगोल पूरा बदला हुआ रहता। भारतीय इतिहास में मंगोलों का नाम और जुड़ जाता। अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत पर कुल 6 आक्रमण हुए। सबसे पहली बार आक्रमण 1297 से 98 ईस्वी के अंदर किया। उस समय ट्रांस ऑक्सियाना के शासक दामा खान ने अपने सेनापति कादर खान को भेजा। दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ। इसमें मंगोल शासक सैलदी का। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में मंगोल शासक दावा खान का पुत्र कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। सैलदी की हत्या और मंगोलों की हार का बदला लेने के लिए दावा खान ने अपने पुत्र को भेजा। चौथा आक्रमण 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान से लौटा था, तब
तारगी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में मंगोल शासक दामा खान ने अपने 2 सेनापति अली बेग और तारतक के नेतृत्व में सेना भेजी। छठा युद्ध, छठा हमला, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में दावा खान ने अपने 3 सेनापति इकबाल मंद, ताइबू और काबुक के नेतृत्व में सेना भेजी भारत पर हमला करने के लिए। पहला आक्रमण 1297 से 98 के मध्य हुआ। ट्रांस आसियाना के शासक दावा खां के सेनापति कादर खां के नेतृत्व में एक सेना भारत के अंदर आई। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापति उल्लुग खां और जफर खां को उस सेना का सामना करने के लिए भेजा। इन दोनों सेनाओं में जूरन और मंजोर क्षेत्र, जिसे वर्तमान में पंजाब के लाहौर और अमृतसर के क्षेत्र को कहते हैं, उसके निकट युद्ध हुआ। उसमें मंगोलों की हार हुई और 20,000 मंगोल उस युद्ध में मारे गए और बहुत से स्त्री पुरुषों और बच्चों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में सैलदी के नेतृत्व में हुआ, जो एक मंगोल सरदार था, मगर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उल्लुग खां दोनों गुजरात अभियान में व्यस्त थे। अलाउद्दीन ने जफर खां को सैलदी का सामना करने के लिए भेजा। मंगोलों ने साहिबान सिस्तिस्तान पर हमला करके वहां के किलों को अपने अधीन कर लिया, मगर जफर खान ने इतना तेज हमला किया जिससे वहां पर मंगोल भाग खड़े हुए और सिस्तिस्तान पर वापस जफर खान ने कब्जा कर लिया। जफर खान ने सैलदी और हजारों सैनिकों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया। जफर खान की इस वीरता को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी उसकी ओर से आशंकित रहने लग गया कि हो सकता है कल यह मुझे अपनी गद्दी से हटाकर मेरी गद्दी हथिया ले। अलाउद्दीन खिलजी का भाई उल्लुग खां भी जफर खान से नफरत करने लग गया था। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में मंगोल शासक दावा खान ने अपने पुत्र कुतलुग ख्वाजा को सैलदी की हत्या और मंगोलों की हार का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। मंगोल इस समय बहुत ही गुप्त तरीके से भारत पर हमला करने के लिए, दिल्ली पर हमला करने के लिए आए, मगर दिल्ली के पास सिरी, जो खिलजी साम्राज्य की राजधानी थी, उसी के पास एक किली और है, वहां पर अधिकार कर लिया मंगोलों ने। ऐसी स्थिति में दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को हिकमत अमली अर्थात कूटनीति अपनाने के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी को कोतवाल ने कहा कि हमला ना करे, स्थिति अभी कमजोर है और मंगोलों से संधि कर ले, मगर अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात सुनकर टाल दी और मना कर दिया। उसके बाद अपने सेनापति उल्लुग खां, नुसरत खां, अलब खां और जफर खां को बुलाया और कहा कि अब हमें और इनसे लड़ना होगा, या तो फतेह पाएंगे और या मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का गठन इस तरह से किया कि नुसरत खां और अलाउद्दीन खिलजी दोनों सेना के मध्य भाग में, उल्लुग खां वाम पक्ष भाग में, जफर खां दाहिने भाग पर था। जफर खां के साथ अलब खां भी था। इस युद्ध में जफर खान ने बहुत ही वीरता दिखाई और मंगोलों को 18 कोस दूर तक खदेड़ दिया था। जफर खान ने मंगोलों को भगा दिया था और 18 कोस दूर तक उनका पीछा किया। जब वो वापस लौटा और रास्ते में मंगोल सेनापति तारगी ने उसे घेर लिया, मगर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कोई सहायता न आने पर तारगी ने जफर खान की हत्या कर दी थी। जफर खान के शौर्य से मंगोल इतने भयभीत हुए कि उस युद्ध के बाद मंगोल रात में 30 कोस दूर पीछे हट गए थे। मंगोलों का चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी के अंदर अली बेग और तारतक के नेतृत्व में हुआ। दावा खान ने अली बेग और तारतक को भारत पर हमला करने के लिए भेजा, मगर उस समय अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर चित्तौड़ अभियान से लौटा ही था। वो बहुत थका हुआ था, युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। उसकी सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों में बटी हुई थी, इसलिए उन्हें संगठित करने के लिए ज़्यादा समय लगता। अलाउद्दीन खिलजी उस समय चित्तौड़ अभियान से लौटा ही था। मंगोल सेनापति तारगी ने अपनी सेना लेकर सीधा सिरी किले पर आ गया, मगर अलाउद्दीन खिलजी उस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर
एक सीरी किले को मजबूत बनाया और उसी के अंदर उसे बंद कर बैठ गया। मंगोल सेनापति तारगी 3 महीने तक किले के बाहर रहे और उसे जीत नहीं पाए। उसके बाद वो वहां से चले गए। मंगोलों का 5वां आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तारतक के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक नायक उर्फ मलिक काफूर को इनका सामना करने के लिए भेजा। मलिक काफूर ने मंगोलों को अमरोहा के निकट परास्त किया और मलिक काफूर ने 20,000 घोड़ों को जीतकर अली बेग और तारगी उर्फ तारतक को जीतकर बंदी बनाकर सीधा दिल्ली लाए। अली बेग और तारगी को मौत के घाट उतार दिया गया। अलाउद्दीन की इस विजय ने भारत में मंगोलों की विजय गौरव को नष्ट कर दिया। छठा हमला 1306 ईस्वी में दावा खान ने 3 सेनापतियों के साथ अली बेग और तारतक की हत्या का बदला लेने के लिए भेजा। 3 सेनापतियों में सबसे बड़ा काबूक, इकबाल मंद और ताइबू था। तीनों ने अपनी सेना के 3 दल बनाए। पहला दल काबूक सेनापति बना और वहां से रावी मुल्तान होता हुआ रावी नदी के तट पर आ गया और 2 दल ताइबू और इकबाल मंद के नेतृत्व में नागौर की तरफ बढ़े। मलिक काफूर ने काबूक को रावी नदी के तट पर हराया और उसे बंदी बनाकर अपने साथ रख लिया। उसके बाद अचानक इकबाल मंद और ताइबू की सेना पर टूट पड़ा और वहां पर दोनों को हराने के बाद उन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ रख लिया। कुछ मंगोल वहां से भाग गए और जो बचे थे उन्हें बंदी बनाकर मलिक काफूर दिल्ली लाया गया। वहां पर मंगोल बंदियों को हाथी के नीचे कुचलवाकर मार दिया गया। उनके सर बदायूं फाटक के सामने स्तंभ पर चुनवा दिए गए। मंगोलों की इस हार का मुख्य कारण यह था कि दावा खां की 1206 के ईस्वी के अंदर मृत्यु हो गई थी और उसमें उत्तराधिकारी संघर्ष चलने लग गया था। उसके बाद मंगोलों के राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी की किस्मत अच्छी थी कि उसके राज्य में उल्लुग खां, नुसरत खां, जफर खां, अलब खां जैसे वीर सेनानायक थे। अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि मुझे ईश्वर ने 4 प्रिय दोस्त दिए, जिनमें से नुसरत खां, उल्लुग खां और जफर खां और अलब खां था। अलाउद्दीन खिलजी ने वह कारनामा किया जो विश्व में किसी और शासक ने नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की विजय यात्रा को रोक दिया था भारत में। अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को हराने के बाद समय समय पर अपनी कूटनीति, रणनीति और वीरता